हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस क्लास वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर और वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो, मैं थोड़ा अपने मम्मी की तरह दिखती हूँ, थोड़ा अपने पापा की तरह दिखती हूँ। मतलब मैं अपने पेरेंट के जैसे हूँ, मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के जैसे हैं और उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के जैसे थे। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चे को पास ऑन कर देते हैं और जिस प्रोसेस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहते हैं या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन सारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर नहीं होता, बच्चा अपने पेरेंट से थोड़ा अलग जरूर होता है और इस डिफरेंस को ही वेरिएशन कहते हैं। और जब ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हुए बहुत सारे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है तो इवोल्यूशन हो जाता है। मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में बदल जाता है। एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में बदल जाना ही इवोल्यूशन कहलाता है। और हमारा ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला हेरिडिटी और दूसरा इवोल्यूशन। ये क्लास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोगों को किस किस टॉपिक को समझना है। हेरिडिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे एक्यूमुलेट होता है, कैसे स्टोर होता है। ये चीज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी समझ चुके हैं, यहां भी इसको समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम लोग समझेंगे हेरिडिटी क्या होता है और बहुत सारे ऐसे टर्म्स को समझेंगे जिनको की समझना और पढ़ना जरूरी है। और हम लोग ये समझेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से बच्चे में आता है वो उस कैरेक्टरिस्टिक का कितना प्रोबेबिलिटी है बच्चे में आने का। इसके लिए हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब के लॉ को समझेंगे। ग्रिगोर मेंडल साहब ने पी प्लांट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, दो तरह का क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही प्रपोज्ड 3 लॉ, जिससे ये पता चलता है कि इनहेरिटेंस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी थर्ड टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब न्यू बॉर्न बेबी लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिटरमाइन होता है। इतना हम लोगों को हेरिडिटी में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है एन इलस्ट्रेशन। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि नेचर किस तरह से इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, एज फॉर एग्जांपल हाइट, कलर ऑफ स्किन। और एक्वायर्ड ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में डेवलप करता है, मतलब जिसको हम सीख कर डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल डांसिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। सेकेंड टॉपिक में हम लोग ये भी समझेंगे कि अर्थ पे लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। थर्ड टॉपिक इज स्पेशिएशन। इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में कैसे बदल जाता है। फोर्थ इज इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देखो, लिविंग थिंग्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बेस्ड होता है इवोल्यूशन पे। इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब इवोल्यूशन को हम लोग ट्रेस करेंगे, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ये हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रेस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फॉसिल में भी इसको ट्रेस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है इवोल्यूशन एंड स्टेजेस। इसमें हम लोग इवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे। सिक्स्थ टॉपिक है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। हमेशा इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस ही नहीं होता और इस टॉपिक में हम लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन तक पढ़ लेने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इस क्लास में हम लोग समझेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब वेरिएशन रिप्रोडक्शन के दौरान जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा होता जाता है। ये वेरिएशन कैसे होता है ये तो हम लोग समझ चुके हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में। थोड़ा याद करो क्या समझे थे। रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट सेल में डीएनए का कॉपी बनता है और ये कॉपी डॉटर सेल में जाता है। इसीलिए डॉटर सेल
पेरेंट सेल के जैसा होता है, लेकिन जो कॉपी बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट डीएनए का। इसीलिए डॉटर सेल थोड़ा अपने पेरेंट सेल से अलग होता है। इसी अलग होने को ही वेरिएशन कहते हैं। डॉटर में बोले तो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन थोड़ा सा ही देखने को मिलता है। मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट के जैसा ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपना कैरेक्टरिस्टिक डीएनए के थ्रू ऑफस्प्रिंग में पास कर देता है। इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच या फिर बायोलॉजी का वो ब्रांच जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन को डील करता है, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जोहान मेंडल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, जिसको कि बायोलॉजिकली हम ट्रेट कहते हैं, किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है। हम लोग मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं। और हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पेरेंट्स का ट्रेट्स, ऑफस्प्रिंग में पास होता है। और वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन की वजह से कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता। ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन को सिंपली आप डिफरेंस समझ लो। और ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए का कॉपी बनता है, उसमें थोड़ा सा इनएक्यूरेसी पाया जाता है। और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता जाता है, जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन में धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब कोई फोन का कोई नया मॉडल आता है, तो वो मॉडल बहुत कम लोगों के पास होता है, आपके एक आध फ्रेंड के पास ही होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद आप पाओगे कि वही मॉडल आपके बहुत सारे दोस्तों के पास है। ठीक उसी तरह से वेरिएशन पहले पॉपुलेशन में बहुत कम होता है, फिर धीरे धीरे वही वेरिएशन उस पॉपुलेशन में बहुत हो जाता है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समझते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समझेंगे। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पेरेंट है इसमें। ये ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके 2 न्यू ऑफस्प्रिंग बना रहा है। दोनों ऑफस्प्रिंग का बॉडी डिजाइन बिल्कुल उसके पेरेंट्स के जैसा है, लेकिन उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इस ऑफस्प्रिंग का ऊपर वाला पोर्शन रेड है और इस ऑफस्प्रिंग का नीचे वाला पोर्शन ग्रीन है। ये रेड और ग्रीन वेरिएशन को दिखा रहा है। Now, this red one and green one will again reproduce to give two new offspring. देखो, ये जो रेड वन का जो वेरिएशन है, ये इसके ऑफस्प्रिंग में भी पास हो गया, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का जो अपर पोर्शन है वो भी रेड है। और ये ग्रीन वेरिएशन भी नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया। डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेरिएशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास तो हुआ, साथ ही साथ न्यू वेरिएशन क्रिएट भी हो गया। रेड वन के एक ऑफस्प्रिंग का राइट पोर्शन ब्लू है, तो दूसरे ऑफस्प्रिंग का लेफ्ट पोर्शन ग्रीन है। ग्रीन वाले के एक ऑफस्प्रिंग का मिडिल पोर्शन ब्लू है, तो दूसरा ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम उसी पेरेंट के जैसा है। देखो, यहाँ पे 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो वेरिएशन सेकेंड जनरेशन में क्रिएट हुआ है, वो वेरिएशन थर्ड जनरेशन में पास ऑन हो गया। अब थर्ड जनरेशन में जो वेरिएशन क्रिएट हुआ, साथ ही साथ पहले वाला वेरिएशन भी सब मिल करके फोर्थ जनरेशन में पास हो जाएगा। इस तरह से वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है पॉपुलेशन में। देखो, जब सिर्फ 2 जनरेशन तक था, तो एक ऑर्गेनिज्म के पास रेड कलर था और एक ऑर्गेनिज्म के पास ग्रीन कलर था। लेकिन जब 3 जनरेशन में हम लोग आए, तो 3 ऑर्गेनिज्म के पास रेड कलर हो गया और 3 ऑर्गेनिज्म के पास ग्रीन कलर हो गया। मतलब वेरिएशन एक्यूमुलेट हो रहा है और न्यू वेरिएशन भी क्रिएट हो रहा है। सो
इस डायग्राम से हमको ये समझ में आता है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन सेम रहता है, बट ड्यूरिंग एवरी रिप्रोडक्शन वेरिएशंस टेक्स प्लेस, और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन पॉपुलेशन में इकट्ठा होता जाता है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में आता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग में ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। हम लोग इंसान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मम्मी गोरी है, दैट मीन्स मदर इज व्हाइट, और पापा भी गोरे हैं, दैट मीन्स फादर इज ऑल्सो व्हाइट। अब इन दोनों को एक बेटा होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट पेरेंट्स के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक वेरिएशन देखने को मिला कि ये सांवला हो गया, दैट मीन्स सन इज ब्लैक। पहला जनरेशन गोरा है, दोनों मम्मी पापा, लेकिन दूसरा जनरेशन सांवला हो गया, ब्लैक हो गया। अब सांवला बेटा दैट इज ब्लैक सन जब बड़ा होता है तो उसका शादी करा दिया जाता है। मान लो कि बेटे को गोरी लड़की मिल गई, मान लेते हैं कि बेटे को गोरी लड़की मिल गई। नाउ फादर इज ब्लैक एंड मदर इज व्हाइट। अब इन दोनों को एक डॉटर होती है, इन दोनों की एक बेटी होती है, बेटी भी ब्लैक होती है। ये हो गया तीसरा जनरेशन। ब्लैक के साथ साथ जो डॉटर होती है वो मम्मी पापा से नाटी हो जाती है, मतलब इसका हाइट शॉर्ट हो जाता है। देखो मम्मी पापा लंबे लंबे हैं और बच्ची हो गई शॉर्ट, तो ये शॉर्ट हाइट नया वेरिएशन हो गया। सेकेंड जनरेशन में जो वेरिएशन क्रिएट हुआ था ब्लैक कलर, ये तो ट्रांसफर हुआ ही थर्ड जनरेशन में, और एक नया वेरिएशन भी क्रिएट हो गया शॉर्ट हाइट। अब ये लड़की जब बड़ी होती है तो इसका शादी करा दिया जाता है। जिस लड़के से शादी कराया जाता है वो लड़का भी ब्लैक कलर का है और शॉर्ट हाइट है, तो यहाँ पे मम्मी भी ब्लैक है, शॉर्ट हाइट है, पापा भी ब्लैक है, शॉर्ट हाइट है। और अब इस मम्मी पापा का जो बेटा होता है, जो सन होता है, वो ब्लैक भी है, शॉर्ट हाइट भी है, और साथ ही साथ एक नया वेरिएशन लिए हुए है। इसका जो टंग है ये रोलिंग टंग है। देख रहे हो, ड्यूरिंग एवरी रिप्रोडक्शन न्यू वेरिएशन क्रिएट होता है, और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता जाता है। इस तरह से वेरिएशन धीरे धीरे पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट होता जाता है, और जो वेरिएशन पहले आता है वो वेरिएशन पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। देखो 1 2 3 ये तीनों ब्लैक है, और 1 2 ये दो शॉर्ट हाइट है, और सिर्फ 1 रोलिंग टंग वाला है। ब्लैक जो वेरिएशन है ये बहुत पहले क्रिएट हुआ था, इसीलिए इसका नंबर पॉपुलेशन में ज्यादा है, और ये वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। वो कैसे, हम लोग पढ़ चुके हैं हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में विद द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। इस क्लास में हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स को समझेंगे, और इसके साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टर्स क्या होता है और ट्रेड्स क्या होता है। देखो बॉडी का डिफरेंट फीचर्स ही डिफरेंट कैरेक्टर होता है, और किसी भी कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म उसका ट्रेड्स कहलाता है। इस चीज को एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकोगे। देखो हाइट ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक है, एंड टॉल हाइट या शॉर्ट हाइट इसका ट्रेड्स है। उसी तरह से कलर ऑफ आई कैरेक्टरिस्टिक है, ब्राउन आई और ब्लू आई इसका ट्रेड्स है। हेयर शेप कैरेक्टरिस्टिक है, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर इसका ट्रेड्स है। शेप ऑफ ईयरलोब कैरेक्टरिस्टिक है, फ्यूज्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब इसका ट्रेड्स है। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रेड्स भी बोल देते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड्स अलग अलग होता है। अब हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स को समझ लेते हैं। बेटर हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स के डिफरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। क्वेश्चन में अगर ट्रेड्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक या फिर कैरेक्टर लिखा हुआ रहता है तो भी आंसर यही लिखोगे, और कभी कभी इनहेरिटेड ट्रेड्स के जगह पे गैमेटिक वेरिएशन भी लिखा रहता है, और एक्वायर्ड ट्रेड्स की जगह पे सोमैटिक वेरिएशन भी लिखा रहता है, तो भी आंसर यही होगा।
चलो अब समझते हैं वो ट्रेड्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है, मतलब वो ट्रेड्स जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है और जिस ट्रेड को हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, उस ट्रेड को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट, फ्यूज्ड ईयरलोब और फ्री ईयरलोब, कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर एक्सेट्रा। और वो ट्रेड जिसको हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। मतलब वो ट्रेड जो हम अपने लाइफ टाइम में, हम अपने जीवन काल में सीख करके डेवलप करते हैं, वैसे ट्रेड्स को हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग स्किल, डांसिंग स्किल, गेनिंग नॉलेज, बोरिंग ऑफ नोज एक्सेट्रा। कितना अच्छा होता ना अगर ड्राइविंग इनहेरिटेड ट्रेड होता, हमको ड्राइविंग सीखना ही नहीं पड़ता, हम बिना सीखे कार चला रहे होते। और गेनिंग नॉलेज अगर इनहेरिटेड ट्रेड होता तो बहुत बहुत अच्छा, किसी भी बच्चे को पढ़ना नहीं पड़ता एग्जाम में पास करने के लिए। ये ट्रेड हमको पेरेंट्स से मिलता और हम बिना पढ़े ही एग्जाम पास कर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबको पढ़ना है एग्जाम में टॉप करने के लिए। नाउ सेकेंड डिफरेंस, ये ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाता है, इसीलिए ये ट्रेड खत्म नहीं होता। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता। जब इंडिविजुअल मर जाता है तो ये ट्रेड भी खत्म हो जाता है। थर्ड डिफरेंस इज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स के लिए, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेड में जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जीन क्या होता है अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स में बहुत अच्छे से समझेंगे। नाउ 4 डिफरेंसेस एग्जांपल्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। वैसे ये टॉपिक हमारे बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए इन टर्म्स को पहले समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से पहले डीएनए को याद करो। हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये डिपेंड करता है डीएनए पे। जैसा डीएनए होगा वैसा प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही बॉडी का कैरेक्टर होगा। और हमारा कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के जैसा होता है, क्योंकि हमारे अंदर वही डीएनए पाया जाता है जो हमारे पेरेंट्स में होता है। और हमारा कैरेक्टर थोड़ा मम्मी के जैसा होता है, थोड़ा पापा के जैसा होता है। मतलब हमारे अंदर मम्मी का डीएनए भी पाया जाता है और पापा का डीएनए भी पाया जाता है। ये डीएनए होता कहाँ है? ये डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है। हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ट्रिलियन सेल पाया जाता है। हर एक सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए होता है। अगर हम एक सिंगल सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हम पाएंगे कि सेल के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, और जब हम इस न्यूक्लियस को और जूम करेंगे तो पाएंगे कि उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। यही क्रोमैटिन फाइबर डीएनए का बना हुआ होता है। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग मदर्स डीएनए एंड ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग फादर्स डीएनए। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, उस वक्त ये डीएनए उलझा हुआ थ्रेड के फॉर्म में होता है, दैट इज क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है उस वक्त ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड हो जाता है और सुलझा हुआ थ्रेड के जैसा बन जाता है। देखो ये उलझा हुआ थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है और ये कैसा है? सुलझा हुआ थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। इसी को क्रोमोसोम कहते हैं। पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, तो ये पूरा क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है 14 क्रोमोसोम में। और एक चीज, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर डीएनए है और यही क्रोमैटिन फाइबर कन्वर्ट हो गया है क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है। तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है,
और ये सेल डिवीजन के समय दिखाई देता है और इसमें जीन पाया जाता है। जीन क्या होता है अभी समझाती हूं, उसके पहले ये जानो कि हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है। एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होता है। चाहे मैं हूं या फिर आप, हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। ये 46 क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है। इस कंडीशन को, इस पेयर्ड कंडीशन को डिप्लॉयड कहते हैं और उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। गैमेट को छोड़कर बाकी सभी सेल सोमैटिक सेल कहलाता है और ये जो सोमैटिक सेल होता है ये डिप्लॉयड होता है। मतलब सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल साइड से एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से। मैटरनल साइड से 23 क्रोमोसोम एंड पैटर्नल साइड से 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर हो गया 46 क्रोमोसोम। यहां देखो पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होता है जिसमें मैटरनल साइड का 7 क्रोमोसोम एक सेट बना रहा है और पैटर्नल साइड का 7 क्रोमोसोम दूसरा सेट बना रहा है। और जब सेल में 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाता है तो उस सेल को हम लोग डिप्लॉयड सेल कहते हैं और उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब क्रोमोसोम सिंगल सेट में रहता है तो इस कंडीशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज हैप्लॉइड कंडीशन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है, दैट मींस सिर्फ गैमेट्स में पाया जाता है। गैमेट्स में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, इसीलिए गैमेट्स को हैप्लॉइड सेल कहते हैं। बॉयज में स्पर्म एंड गर्ल्स में ओवा में 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है उसमें 46 क्रोमोसोम पाया जाता है और गैमेटिक सेल हैप्लॉइड होता है उसमें 23 क्रोमोसोम पाया जाता है। पी प्लांट में, मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होता है 14 क्रोमोसोम पाया जाता है और गैमेट में 7 क्रोमोसोम होता है, गैमेट हैप्लॉइड होता है। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, आंसर विल बी 46। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्यूमन गैमेट में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, आंसर विल बी 23। नाउ व्हाट इज जीन, ये समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारा कैरेक्टर डीएनए पे डिपेंड करता है। देखो डीएनए ऐसा होता है, इसी डीएनए पे हमारा कैरेक्टर डिपेंड करता है। थोड़ा लंबा डीएनए बनाती हूं। देखो ये है डीएनए और डीएनए पे ही हमारा कैरेक्टर डिपेंड करता है। डीएनए जैसा प्रोटीन कोड करेगा वैसा ही कैरेक्टर होगा, मतलब डीएनए जैसा प्रोटीन बनाएगा वैसा ही कैरेक्टर होगा। अगर डीएनए ब्लैक हेयर के लिए प्रोटीन बनाता है तो हेयर ब्लैक होगा, अगर डीएनए ब्राउन हेयर का प्रोटीन बनाता है तो हेयर ब्राउन होगा, अगर डीएनए टॉल हाइट का प्रोटीन बनाता है तो हाइट टॉल होगा, अगर डीएनए शॉर्ट हाइट के लिए प्रोटीन कोड करता है तो हाइट शॉर्ट होगा। और ये प्रोटीन कोड करने का काम, दैट इज प्रोटीन बनाने का काम पूरा का पूरा डीएनए नहीं करता। डीएनए का कुछ कुछ सेगमेंट ही प्रोटीन बनाने का काम करता है। जैसे ये वाला सेगमेंट हो गया, ये वाला सेगमेंट हो गया, देन ये वाला सेगमेंट हो गया। मान लो ये ऊपर वाला सेगमेंट हाइट के लिए प्रोटीन बना रहा है, ये बीच वाला सेगमेंट आई के कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है और ये नीचे वाला सेगमेंट हेयर के शेप के लिए प्रोटीन बना रहा है। इस तरह से पूरे डीएनए का कोई सेगमेंट बॉडी के कलर के लिए, बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के लिए प्रोटीन बनाता है और कोई सेगमेंट हमारे ईयर लोब के शेप के लिए प्रोटीन बनाता है। इस तरह से डीएनए का अलग अलग सेगमेंट अलग अलग कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनाता है। इसी सेगमेंट को जीन कहते हैं। और डिवाइडिंग सेल में डीएनए कहां पाया जाता है, तो डिवाइडिंग सेल में डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। देखो जीन बना है डीएनए के सेगमेंट से और क्रोमोसोम बना है डीएनए से, तो ये सेगमेंट जहां पे पाया जाएगा वहीं पे जीन होगा क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही ये सेगमेंट पाया जाता है
और क्रोमोसोम के उस पर्टिकुलर पार्ट को ही हम जीन कहते हैं और ये पर्टिकुलर पार्ट ही किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। क्योंकि जीन ही हेरिडिटरी कैरेक्टर को डिसाइड करता है, इसीलिए जीन को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। और जीन क्रोमोसोम का स्पेशल पार्ट होता है जहां पे डीएनए का वो सेगमेंट पाया जाता है जो पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है और ये पर्टिकुलर प्रोटीन ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि इस क्रोमोसोम का जो अपर एंड है ये हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यहाँ पे हाइट का जीन है। जीन क्रोमोसोम में पाया जाता है और पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर प्लेस में होता है। जीन समझ में आ गया, अब होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि सेल के अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक सेट मैटरनल साइड का होता है और दूसरा सेट पैटर्नल साइड का होता है। ये क्रोमोसोम्स आपस में पेयर बना के रहता है। ये देखो, ये है एक पेयर, ये है दूसरा पेयर और इस तरह से ये लोग आपस में पेयर बना के रहता है और ये पेयरिंग अकॉर्डिंग टू लेंथ होता है, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जीन होता है। मतलब दोनों क्रोमोसोम का लेंथ सेम होगा और एक ही जगह पे एक ही तरह का जीन पाया जाएगा। इसको यहाँ पे समझो। देखो, वैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं जिसमें एक मैटरनल क्रोमोसोम हो और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम हो और दोनों क्रोमोसोम का लेंथ करीब करीब सेम होता है और दोनों क्रोमोसोम में एक ही जगह पे एक ही जीन पाया जाएगा। अगर मैटरनल क्रोमोसोम के अपर एंड में हाइट का जीन है तो पैटर्नल क्रोमोसोम के अपर एंड में ही हाइट का जीन पाया जाएगा, तभी ये दोनों क्रोमोसोम पेयर बनाएगा और होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम उसको कहते हैं जब दो सेम क्रोमोसोम पेयर बनाता है, जिसमें एक मम्मी का क्रोमोसोम होता है और दूसरा पापा का क्रोमोसोम होता है। दोनों क्रोमोसोम का लेंथ सेम होता है और दोनों क्रोमोसोम में जीन का पोजीशन भी सेम होता है। व्हाट इज जीन, ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग एलील के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको हम लोग बेबी पी प्लांट के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है पहला बेबी पी प्लांट, ये है दूसरा बेबी पी प्लांट और ये है तीसरा बेबी पी प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में टू सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, वन सेट ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम एंड वन सेट ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में पेयर बना के रहता है, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है और ये 14 क्रोमोसोम 7 पेयर में होता है। दैट मीन्स 7 होमोलोगस क्रोमोसोम पाया जाता है और पर्टिकुलर पेयर में पर्टिकुलर कैरेक्टर का ही जीन पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, पी प्लांट के 4th क्रोमोसोम के पेयर में हाइट का जीन पाया जाता है। मान लो कि ये एक बेबी पी प्लांट है। बेबी पी प्लांट का 4th क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि ये बेबी पी प्लांट बड़ा होकर टॉल प्लांट बनेगा या शॉर्ट प्लांट बनेगा। इस पेयर में एक क्रोमोसोम फादर का है जिसको हम लोग पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे और एक क्रोमोसोम मदर का है जिसको हम लोग मैटरनल क्रोमोसोम कहेंगे। तो 4th पेयर के पैटर्नल क्रोमोसोम के एंड में भी हाइट का जीन है और 4th पेयर के मैटरनल क्रोमोसोम के एंड में भी हाइट का जीन है। पापा का जीन चाहता है कि बच्चा टॉल हो, टॉल को मैंने कैपिटल टी से लिखा है, और मम्मी का जीन चाहता है कि बच्चा शॉर्ट हो, डॉर्फ हो, डॉर्फ को मैंने स्मॉल टी से लिखा है। डॉर्फ मतलब नाटा। अब बताओ, ये बेबी आगे जाकर टॉल प्लांट बनेगा या डॉर्फ प्लांट बनेगा? चलो इसको बाद में डिसाइड करते हैं। एक और बेबी पी प्लांट के 4th क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हैं। इस पेयर में फादर वाले क्रोमोसोम का जीन चाहता है प्लांट टॉल हो और मदर वाले क्रोमोसोम का जीन भी चाहता है प्लांट टॉल हो। तो ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट टॉल होगा। लेट्स ऑब्जर्व 4th क्रोमोसोम ऑफ 3rd बेबी प्लांट। इसमें पैटर्नल जीन चाहता है कि प्लांट डॉर्फ हो और मैटरनल जीन भी चाहता है कि प्लांट डॉर्फ हो। जब मम्मी पापा दोनों चाहते हैं
तो प्लांट ड्वार्फ ही होगा। देखो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा फोकस देना जरूरी है यहाँ पे। सेकेंड बेबी एंड थर्ड बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड बेबी में दोनों जीन चाहता है कि प्लांट टॉल हो, और थर्ड बेबी में दोनों जीन चाहता है कि प्लांट ड्वार्फ हो। प्रॉब्लम तो फर्स्ट बेबी में है। ये दोनों ही जीन प्लांट के हाइट का जीन है, लेकिन एक फॉर्म चाहता है कि प्लांट टॉल हो और दूसरा फॉर्म चाहता है कि प्लांट ड्वार्फ हो। इसी को एलील कहते हैं। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक फॉर्म में पाया जाए तो उसको हम एलील कहेंगे। देखो, दोनों जीन हाइट का जीन है, लेकिन एक टॉल हाइट का जीन है और दूसरा शॉर्ट हाइट का जीन है। मतलब यहाँ पे हाइट वाला जीन दो फॉर्म में है, एक टॉल एलील और दूसरा शॉर्ट एलील। सो एक जीन के अलग अलग फॉर्म को ही एलील कहते हैं। चलो, ये तो समझ में आ गया कि जीन के अलग अलग फॉर्म को ही एलील कहते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला खुद एलील करेगा। दो एलील में हमेशा एक एलील स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा एलील वीक होता है। जो एलील स्ट्रॉन्ग होता है वही एलील रूल करता है, वही एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब उसी का कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है। उस एलील को हम लोग डोमिनेंट एलील कहते हैं और उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में कैपिटल लेटर से किसको डिनोट किया गया है? कैपिटल लेटर से टॉल को डिनोट किया गया है। तो ये बेबी डोमिनेंट एलील का कहना मानते हुए टॉल प्लांट बनेगा। देखो, ये प्लांट तो टॉल बनेगा डोमिनेंट एलील की वजह से, लेकिन इसमें जीन का दूसरा फॉर्म जो कि वीक है, दैट इज ड्वार्फ एलील भी प्रेजेंट है। जब जीन दो फॉर्म में पाया जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। स्ट्रॉन्ग को डोमिनेंट कहते हैं और वीक को रिसेसिव कहते हैं। मतलब एलील दो तरह का होता है, एक होता है डोमिनेंट एलील और दूसरा होता है रिसेसिव एलील। जीन का वो फॉर्म, दैट इज वो एलील जो स्ट्रॉन्ग होता है और रूलिंग होता है, उसको हम लोग डोमिनेंट एलील कहते हैं। डोमिनेंट एलील दूसरे एलील के एब्सेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे एलील के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। देखो, टॉल एलील के साथ शॉर्ट एलील नहीं है तो भी प्लांट टॉल है, और टॉल एलील के साथ शॉर्ट एलील है तो भी प्लांट टॉल है। और डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस, पर्पल कलर ऑफ फ्लावर, ब्राउन आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, टॉलनेस को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर्पल कलर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्राउन आई को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ, जीन का वो फॉर्म जो वीक होता है, मतलब वो एलील जो सप्रेस्ड हो जाता है, उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। देखो, फर्स्ट बेबी में ड्वार्फनेस एक्सप्रेस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील है, टॉलनेस वाला एलील है। लेकिन थर्ड बेबी में दोनों एलील रिसेसिव एलील है, ड्वार्फनेस वाला एलील है, इसीलिए यहाँ पे ये ड्वार्फनेस एक्सप्रेस हो पाया और प्लांट ड्वार्फ हुआ। रिसेसिव एलील को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। रिसेसिव एलील का कुछ एग्जांपल्स है, ड्वार्फनेस जिसको स्मॉल टी से लिखते हैं, व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर जिसको स्मॉल पी से लिखते हैं, ब्लू कलर ऑफ ह्यूमन आई जिसको हम लोग स्मॉल बी से लिखते हैं। और एक चीज, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो पॉपुलेशन में ज्यादा पाया जाता है और जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो पॉपुलेशन में कम पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन आई कलर डोमिनेंट ट्रेट है और ब्लू आई कलर रिसेसिव ट्रेट है, इसीलिए ब्लू आई कलर बहुत कम देखने को मिलता है। देखो, एलील ही तो ट्रेट को डिसाइड करता है ना। डोमिनेंट एलील का डोमिनेंट ट्रेट होता है और रिसेसिव एलील का रिसेसिव ट्रेट होता है। नाउ नोटिस वन थिंग, सेकेंड बेबी प्लांट और थर्ड बेबी प्लांट के होमोलोगस क्रोमोसोम पे हाइट वाले जीन का सिमिलर एलील प्रेजेंट है। सेकेंड बेबी प्लांट में दोनों एलील डोमिनेंट है और थर्ड बेबी प्लांट में दोनों एलील रिसेसिव है। दैट इज
सेकेंड बेबी प्लांट का जो दोनों एलील है ये टॉलनेस के लिए है और थर्ड बेबी प्लांट में जो दोनों एलील है ये डॉर्फनेस के लिए है। इस तरह का कंडीशन जब एक ही जीन का दोनों एलील सिमिलर हो तो होमोजाइगस कंडीशन कहलाता है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, सेम, और जाइगस का मतलब होता है पेयर। मतलब ऐसा पेयर जिसमें दोनों एलील सेम हो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। एज बोथ द एलील्स आर सेम, सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज आल्सो नोन एज प्योर कंडीशन। इस कंडीशन में या तो दोनों एलील डोमिनेंट होगा या फिर दोनों एलील रिसेसिव होगा। जब दोनों एलील डोमिनेंट होता है तो उसको हम होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन कहते हैं या फिर प्योर डोमिनेंट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया ये सेकेंड प्लांट। सेकेंड प्लांट टॉल है और इसका एलील होमोजाइगस कंडीशन में है तो इसको हम होमोजाइगस टॉल बोल सकते हैं या फिर इसको हम प्योर टॉल भी बोल सकते हैं। और जब होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील रिसेसिव होता है तो उस कंडीशन को हम होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कहते हैं या फिर प्योर रिसेसिव कहते हैं। और ये ड्वार्फ प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें दोनों एलील रिसेसिव है। तो सेकेंड टॉल प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। इसके जेनेटिक कोड को हम लोग कैपिटल टी से लिखेंगे। और थर्ड ड्वार्फ प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। इसके जेनेटिक कोड को हम लोग स्मॉल टी से लिखेंगे। अब फर्स्ट प्लांट को देखते हैं। फर्स्ट प्लांट के होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो हाइट वाले जीन का एलील है ये अलग अलग है। एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील है, एक क्रोमोसोम पे हाइट का डोमिनेंट एलील है, दैट इज टॉलनेस का एलील है, और एक क्रोमोसोम पे हाइट का रिसेसिव एलील है, दैट इज डॉर्फनेस के लिए एलील है। वैसा कंडीशन जिसमें एक ही जीन का दो अलग अलग एलील पाया जाए, डिसिमिलर एलील पाया जाए, तो उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। चूंकि दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग एलील है तो उसको हम इम्प्योर कंडीशन भी कह सकते हैं, हाइब्रिड कंडीशन भी कह सकते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन का एग्जाम्पल है फर्स्ट प्लांट। इसको हम लोग हेटेरोजाइगस टॉल भी कह सकते हैं, हाइब्रिड टॉल भी कह सकते हैं, इम्प्योर टॉल भी कह सकते हैं। देखो फर्स्ट प्लांट दिखेगा टॉल लेकिन इसका जेनेटिक कोड होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्योंकि इसमें दोनों एलील प्रेजेंट है। ये प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ बहुत आसान है समझना लेकिन बहुत जरूरी है समझना क्योंकि अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को भी नहीं समझ सकेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको भी नहीं समझ सकेंगे। अब हम लोग और दो टर्म को समझेंगे, पहला फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप। फिनोटाइप उसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से, जेनेटिक इंटरेक्शन की वजह से कैसा दिखता है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। मैं लंबी दिखती हूँ मतलब मेरा फिनोटाइप टॉल है, ये प्लांट और ये प्लांट लंबा होगा मतलब इन दोनों प्लांट का फिनोटाइप टॉल है, ये दोनों प्लांट टॉल दिखेगा। लेकिन ये दोनों प्लांट कैसा टॉल है, ये कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जीनोटाइप कहलाता है। सो ऑर्गेनिज्म जैसा दिखता है वो उसका फिनोटाइप होता है और उसका जीन कॉम्बिनेशन जैसा होता है वो उसका जीनोटाइप होता है। सेकेंड प्लांट का फिनोटाइप टॉल है और उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी। फर्स्ट प्लांट का फिनोटाइप भी टॉल है लेकिन उसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और थर्ड प्लांट का फिनोटाइप डॉर्फ है और उसका जीनोटाइप है स्मॉल टी। दैट इज सेकेंड प्लांट होमोजाइगस टॉल है, फर्स्ट प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल है और थर्ड प्लांट होमोजाइगस डॉर्फ है। फिनोटाइप और जीनोटाइप के साथ ये क्लास यही कंप्लीट होता है। इस क्लास में हम लोग मेंडल साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल साहब का पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि कैरेक्टर किस तरह से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है। मेंडल साहब ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये ऑस्ट्रिया के ही एक मोनेस्ट्री में बेसिक पढ़ाई लिखाई किए थे। मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहां पे मॉन्क दैट इज साधु रहते हैं। इन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस का पढ़ाई वियना यूनिवर्सिटी से किया और टीचिंग सर्टिफिकेट के एग्जाम में फेल हो गए, फिर उसी मोनेस्ट्री में वापस आ गए।
मेंडल साहब ऑस्ट्रियन जेनेटिसिस्ट तो थे ही, मैथमेटिक्स के भी अच्छे जानकार थे। ये अपने मोनेस्ट्री के गार्डन में पी प्लांट उगाने लगे और इन्हीं पी प्लांट्स के ऊपर इन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट को साइंटिफिकली हम पाइसम सटाइवम कहते हैं। मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इनहेरिटेंस के 3 लॉज को प्रपोज किया, जिसको हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल साहब चाहते तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आम का पेड़, बबूल का पेड़, इमली का पेड़ ये सब भी सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया क्योंकि पी प्लांट को ग्रो करना और मेंटेन करना इजी होता है। पी प्लांट का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, इसीलिए हम पी प्लांट के बहुत सारे जनरेशन को पढ़ सकते हैं। पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराया जा सकता है क्योंकि पी प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। पी प्लांट बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करता है और सबसे इंपॉर्टेंट पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाया जाता है और ये 7 कैरेक्टर्स है, पहला फ्लावर कलर, दूसरा सीड कलर, तीसरा सीड शेप, चौथा पॉड कलर, पांचवा पॉड शेप, छठा फ्लावर पोजीशन और सातवां प्लांट हाइट। अगर हम पी प्लांट का हाइट का बात करें तो कुछ पी प्लांट टॉल होता है और कुछ पी प्लांट ड्वार्फ होता है। टॉल इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ड्वार्फ इज रिसेसिव ट्रेट। दैट मीन्स हाइट कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, टॉल एंड ड्वार्फ। अगर हम फ्लावर पोजीशन का बात करें तो किसी किसी पी प्लांट में फ्लावर डाली के साइड साइड में खिलता है, जिसको कि हम लोग एक्सिलरी पोजीशन कहते हैं, और किसी किसी प्लांट में फ्लावर डाली के टॉप पे खिलता है, जिसको हम लोग टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। एक्सिलरी पोजीशन इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रिसेसिव। नाउ पॉड शेप, जिस स्ट्रक्चर को छील करके मटर निकालते हैं उसको हम लोग पॉड कहते हैं। ये पॉड कभी कभी फूला हुआ होता है, जिसको इन्फ्लेटेड पॉड कहते हैं, और ये पॉड कभी कभी सिकुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड कहते हैं। इन्फ्लेटेड पॉड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड इज रिसेसिव ट्रेट। अब आ जाते हैं पॉड के कलर पे। पॉड का कलर भी 2 तरह का होता है, ग्रीन कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है। ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड येलो पॉड इज रिसेसिव ट्रेट। पी प्लांट के सीड का शेप भी 2 तरह का होता है, गोल गोल दैट इज राउंड और सिकुड़ा सिकुड़ा दैट इज रिंकल्ड। राउंड सीड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल सीड इज रिसेसिव ट्रेट। सीड का कलर भी 2 तरह का होता है, येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट ट्रेट एंड ग्रीन इज रिसेसिव ट्रेट। पी प्लांट के फ्लावर का कलर भी 2 तरह का होता है, पर्पल एंड व्हाइट। पर्पल फ्लावर इज डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाइट फ्लावर इज रिसेसिव ट्रेट। इस चार्ट को आप लोग याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में ट्रेट्स तो बता देता है, लेकिन कभी कभी ये नहीं बताता कि ये रिसेसिव ट्रेट है या डोमिनेंट ट्रेट है, आपको याद रखना पड़ता है। अब हम लोग मेंडल साहब के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए 2 इंडिविजुअल में क्रॉस कराया जाए तो ऐसे क्रॉसिंग को ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पी प्लांट का तो 7 कैरेक्टर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन मेंडल साहब ने सोचा कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उन्होंने सबसे पहले प्लांट के हाइट के इनहेरिटेंस को स्टडी किया। देखो प्लांट्स में दूसरा कैरेक्टर्स तो है, लेकिन उन्होंने सोचा मैं किसी कैरेक्टर को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट के हाइट को ही नोटिस करूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 2 प्लांट लिया, एक प्योर टॉल और दूसरा प्योर ड्वार्फ। मतलब एक प्लांट का फिनोटाइप टॉल है और उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, और दूसरे प्लांट का फिनोटाइप ड्वार्फ है और उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। मेंडल साहब ने इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। मतलब एक प्लांट का पोलेन ग्रेन लेकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया। पोलेन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है और स्टिग्मा के नीचे जो ओवरी होता है उसमें फीमेल गैमेट होता है। जब एक प्लांट का मेल गैमेट दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो इसी को हम क्रॉसिंग कहेंगे। देखो ये दोनों है पेरेंट्स प्लांट, ये दोनों सबसे पहले गैमेट बनाएगा
और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। गैमेट के अंदर किसी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आता है। हम लोग जानते हैं कि गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है, दैट मीन्स 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और जब पी प्लांट में गैमेट बनता है तो गैमेट के अंदर सभी पेयर का एक एक क्रोमोसोम आता है। दैट मीन्स पी प्लांट के गैमेट में सिर्फ 7 क्रोमोसोम होता है। चूंकि हम लोग प्लांट के हाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम लोग पी प्लांट के 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे फोकस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं कि 4th पेयर पे ही हाइट का जीन होता है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, मेंडल साहब 2 पेरेंट पी प्लांट लेते हैं। एक पेरेंट पी प्लांट प्योर टॉल है, मतलब ये प्लांट दिखने में टॉल है और इसके 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, मतलब दोनों क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील है। और दूसरा प्लांट प्योर डॉर्फ है, मतलब ये प्लांट दिखने में ड्वार्फ है, दिखने में शॉर्ट है और इसके 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, मतलब दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव एलील प्रेजेंट है हाइट का। मतलब एक प्लांट होमोजाइगस टॉल है और दूसरा प्लांट होमोजाइगस ड्वार्फ है। प्लांट जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट के अंदर सभी पेयर का एक ही क्रोमोसोम आता है, दैट मीन्स 4th पेयर का भी एक ही क्रोमोसोम आएगा गैमेट में। प्योर टॉल प्लांट के दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है, तो ये दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम गैमेट में आए, गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी ही पाया जाएगा। मतलब प्योर प्लांट में जो भी गैमेट बनेगा सभी गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी ही होगा। दैट इज सारा गैमेट एक ही तरह का होगा, कैपिटल टी वाला गैमेट होगा। सेम चीज प्योर डॉर्फ के साथ भी होगा। प्योर डॉर्फ का भी जो गैमेट है वो एक जैसा होगा, सभी गैमेट में स्मॉल टी पाया जाएगा। देखो, प्योर कंडीशन में सभी गैमेट एक जैसा होता है, लेकिन हाइब्रिड कंडीशन में अगर ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड टॉल होता, हेटेरोजाइगस टॉल होता, दैट इज एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी होता और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होता, तब इस पे 2 तरह का गैमेट बनता। एक तरह के गैमेट में कैपिटल टी पाया जाता और दूसरे तरह के गैमेट में स्मॉल टी पाया जाता। लेकिन मेंडल साहब प्योर टॉल प्लांट लिए थे और प्योर डॉर्फ प्लांट लिए थे। इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया और ये देखना चाह रहे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो सीड बन रहा है और सीड से जो प्लांट बन रहा है, मतलब इन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, शॉर्ट हाइट हो रहा है, टॉल हाइट हो रहा है कि मीडियम हाइट हो रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले दोनों का गैमेट्स बनेगा। प्योर टॉल प्लांट का सभी गैमेट में कैपिटल टी है और प्योर डॉर्फ प्लांट के सभी गैमेट में स्मॉल टी है। तो कोई भी गैमेट प्योर टॉल प्लांट का कोई भी गैमेट प्योर डॉर्फ प्लांट के किसी भी गैमेट के साथ में फ्यूज करे, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। देखो, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है और ये गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है। मतलब फर्स्ट जनरेशन का F1 जनरेशन का सारा प्लांट कैसा दिखेगा, सारा प्लांट टॉल दिखेगा। बुक में इस तरह से क्रोमोसोम बनाया हुआ नहीं रहता, बुक में सिर्फ लेटर्स लिखा हुआ रहता है और हम लोग भी सिर्फ लेटर ही लिखते हैं। तो मेंडल साहब ने जब प्योर टॉल प्लांट और प्योर डॉर्फ प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, सारा का सारा प्लांट टॉल है। वो बेचारे कंफ्यूज्ड हो गए, उन्हें लगा था कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मीडियम हाइट का होगा। चूंकि सारा का सारा प्लांट टॉल था तो उनको लगा कि F1 जनरेशन में डॉर्फ पेरेंट का जीन आया ही नहीं है। देखो, ये तो हमको दिख रहा है ना कि ये हेटेरोजाइगस टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। मेंडल साहब तो सिर्फ फिनोटाइप देख रहे थे, उनको लगा था कि प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मीडियम हाइट का होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल हो गया। लेकिन वो वहीं पे रुके नहीं, वो F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिए। क्रॉस पॉलिनेशन को क्रॉसिंग कहते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को ही सेल्फिंग कहते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम प्लांट के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना। अब क्या होगा, अब F1 जनरेशन वाला प्लांट पेरेंट बन जाएगा और सबसे पहले इनका गैमेट बनेगा। चूंकि इनके क्रोमोसोमल पेयर में दो तरह का एलील है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो इनका गैमेट भी दो तरह का बनेगा। एक तरह के गैमेट में कैपिटल टी होगा, डोमिनेंट एलील होगा, और दूसरे तरह के गैमेट में स्मॉल टी होगा, रिसेसिव एलील होगा। इस चीज को अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई हूं। यहाँ पे मेल गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, फीमेल गैमेट भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। अब कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है। मान लो कि मेल का कैपिटल टी वाला गैमेट फीमेल के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया, तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, कैपिटल टी होगा। अगर मेल का कैपिटल टी वाला गैमेट फीमेल के स्मॉल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं अगर मेल का स्मॉल टी वाला गैमेट फीमेल के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर मेल का स्मॉल टी वाला गैमेट फीमेल के स्मॉल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज कर गया तो ऑफस्प्रिंग होगा स्मॉल टी। ये जो ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बना, इसको हम इस बॉक्स में भी बना सकते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं पनेट स्क्वायर। बॉक्स के अपर साइड में एंड लेफ्ट साइड में गैमेट्स को लिखेंगे। कोई भी गैमेट कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने अपर साइड में मेल गैमेट लिखा है, ये है मेल का सिंबल, एंड लेफ्ट साइड में फीमेल गैमेट को लिखा है, ये है फीमेल का सिंबल। अब इन गैमेट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे। देखो ध्यान से समझना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कैपिटल टी मिलेगा तो प्लांट बनेगा टॉल। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा तो भी प्लांट बनेगा टॉल। जब स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलेगा तो सबसे पहले हम कैपिटल टी लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल टी लिखेंगे, क्योंकि डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, तब भी प्लांट बनेगा टॉल। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा तो प्लांट बनेगा ड्वार्फ। इस कॉम्बिनेशन को या तो आप इस तरह भी बना सकते हो या फिर आप पुनेट स्क्वायर में भी बना सकते हो। अब हम लोग फिनोटिपिक रेशियो का बात करेंगे। इस चार प्लांट में टॉल प्लांट कितना है, 1 2 3 और ड्वार्फ प्लांट कितना है, ओनली 1। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। अब हम लोग F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो का बात करेंगे। ये पनेट स्क्वायर देख करके ये बताओ कि इन चारों प्लांट में कितना प्लांट कैपिटल टी वाला है, कितना प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है और कितना प्लांट स्मॉल टी वाला है। तो इसमें सिर्फ एक प्लांट कैपिटल टी वाला है, तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला प्लांट एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 1 2 दो प्लांट है, और स्मॉल टी वाला प्लांट भी सिर्फ 1 है। तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ये यहां से लेकर के यहां तक नोट्स में नहीं लिखोगे, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाई थी। और एक चीज, F2 जनरेशन को आप पनेट स्क्वायर में भी बना सकते हो या फिर इस तरह से भी बना सकते हो। नाउ मेंडल साहब को जब F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट मिला तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए। F1 जनरेशन को देख करके तो सरप्राइज्ड हुए ही थे, क्योंकि F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल बना था। तो वो सोचे कि कोई बात नहीं, हो सकता है सिर्फ टॉल प्लांट का ही जीन ऑफस्प्रिंग में आया हो, शॉर्ट प्लांट का ड्वार्फ प्लांट का जीन ऑफस्प्रिंग में आया ही ना हो। मेंडल साहब के समय जीन वर्ड का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसीलिए वो जीन वर्ड यूज नहीं करते थे, वो फैक्टर वर्ड यूज करते थे। तो उनको लगा कि F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट का ही फैक्टर आया है, और अब वो ये सोचे कि ये F1 जनरेशन का जो प्लांट है, इस प्लांट का जितना भी बच्चा होगा वो सारा का सारा टॉल होगा। लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन के प्लांट का बच्चा कराया तो उसमें कुछ बच्चा ड्वार्फ हो गया। वो फिर से सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि यहाँ तो दोनों पेरेंट्स टॉल है, ये शॉर्ट बच्चा कहाँ से आ गया। तो वो बहुत सोचने लगे और सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुंचे कि अच्छा, जब प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ में रिप्रोडक्शन हुआ होगा तो दोनों का जीन ऑफस्प्रिंग में आया होगा।
और टॉल वाला जीन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। और ये डॉर्फनेस F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये डॉर्फनेस F2 जनरेशन में दिख रहा है। मतलब ये जो डॉर्फनेस वाला जीन है ये F1 जनरेशन में तो है, लेकिन टॉलनेस के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इस तरह बहुत सोच विचार करने के बाद मेंडल साहब 5 कंक्लूजन्स पे पहुंचे। पहला कंक्लूजन, कोई भी कैरेक्टर जीन पे डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त तक जीन वर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था। सेकेंड कंक्लूजन, ये जीन पेयर में होता है। थर्ड कंक्लूजन, जब गैमेट बनता है तो पेयर का एक ही मेंबर गैमेट में आता है। फोर्थ कंक्लूजन, फर्टिलाइजेशन के बाद पेयर रीस्टोर हो जाता है। मतलब गैमेट में पेयर अलग हो जाता है और फर्टिलाइजेशन में दोबारा पेयरिंग हो जाता है। फिफ्थ कंक्लूजन, लेकिन फर्टिलाइजेशन के समय पेयरिंग रैंडमली होता है। मतलब कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर के साथ पेयरिंग कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है। वही स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है और स्मॉल टी के साथ भी पेयरिंग कर रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वजह से मेंडल साहब 5 कंक्लूजन तक पहुंचे और इन 5 कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का 2 लॉ प्रपोज कर दिया। First law is law of dominance. According to this law, in heterozygous condition, the allele that expresses itself is dominant and the suppressed one is recessive. Heterozygous condition मतलब वो condition जब दो तरह का allele present रहता है। According to this law, जब दो तरह का allele present रहता है, उस वक्त वो allele जो अपने आप को express कर पाता है, उस एलील को हम डोमिनेंट कहते हैं और वो एलील जो सप्रेस्ड रह जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको हम रिसेसिव एलील कहते हैं। सिंपली जब दो अलग अलग एलील प्रेजेंट रहता है तो सिर्फ एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और वही डोमिनेंट एलील होता है। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 2 एलील्स ऑफ अ जीन गेट सेपरेटेड। मतलब एक जीन में 2 एलील पाया जाता है। ये देखो, ये एक जीन है, इसमें 2 एलील है और इस लॉ के अकॉर्डिंग जब गैमेट बनता है तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाता है। हम थोड़ी देर पहले ही समझे हैं कि गैमेट में क्रोमोसोम का पेयर अलग अलग हो जाता है। जब क्रोमोसोम अलग हो जाएगा तो एलील भी तो अलग हो जाएगा, क्योंकि एलील क्रोमोसोम में होता है। आई होप आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेंडल का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और मेंडल का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग मेंडल साहब के सेकेंड एक्सपेरिमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। जब 2 जीन मतलब 2 कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जीन में होता है, इसीलिए जब हम 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए हम 2 इंडिविजुअल में क्रॉसिंग कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जीन पे, दैट इज सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर पर ही फोकस किए थे। इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 2 कैरेक्टर पे फोकस करेंगे। मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ये समझेंगे कि 2 कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग सीड का शेप और दूसरा कैरेक्टर हम लोग ले लेते हैं सीड का कलर। दैट मीन्स मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर चूज किया, पहला सीड शेप और दूसरा सीड कलर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीड शेप जो कैरेक्टर है इसका 2 ट्रेट होता है। मतलब सीड शेप जिस जीन पे पाया जाता है, इस जीन का 2 एलील होता है, पहला राउंड और दूसरा रिंकल। राउंड इज डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल इज रिसेसिव ट्रेट। मतलब राउंड ट्रेट वाला एलील डोमिनेंट होता है एंड रिंकल ट्रेट वाला एलील रिसेसिव होता है। सिमिलरली सीड कलर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव।
डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं एंड रिसेसिव को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो राउंड को हम लोग कैपिटल आर से लिखेंगे एंड रिंकल को हम लोग स्मॉल आर से लिखेंगे। येलो को हम लोग कैपिटल वाई से लिखेंगे एंड ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से लिखेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको नोट्स में मत लिखना आप लोग, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो मेंडल साहब ने दो प्लांट लिया, एक प्लांट ऐसा लिया जिसका सीड राउंड एंड येलो है और दूसरा प्लांट ऐसा लिया जिसका सीड रिंकल एंड ग्रीन है। ये जो राउंड एंड येलो है ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है और दोनों प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? राउंड के लिए होगा कैपिटल आर एंड येलो के लिए होगा कैपिटल वाई। वहीं रिंकल एंड ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है, तो रिंकल के लिए हो जाएगा स्मॉल आर एंड ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल वाई। याद करो जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ एक ही लेटर लिख रहे थे टी। यहाँ पे हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग दो लेटर लिख रहे हैं RR YY। अब मेंडल साहब ने इन दोनों पेरेंट्स प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा दिया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के मेल गैमेट को दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों प्लांट का गैमेट बनेगा। जब गैमेट बनता है तो जितना भी जीन का पेयर होता है उन सभी पेयर का एक एक एलील ही गैमेट में आता है। यहाँ हम लोग दो पेयर का बात कर रहे हैं, एक राउंड शेप और दूसरा येलो कलर। राउंड शेप का दोनों एलील कैपिटल आर है, तो गैमेट में कोई भी एलील आए गैमेट में कैपिटल आर ही आएगा। और येलो कलर के लिए दोनों एलील कैपिटल वाई है, तो गैमेट में कोई भी एलील आ जाए कैपिटल वाई ही आएगा। मतलब होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड का जो गैमेट बनेगा वो सब गैमेट एक जैसा होगा, सभी गैमेट में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई ही पाया जाएगा। होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड प्लांट का इसके अलावा और कोई दूसरा गैमेट बन ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से रिंकल एंड ग्रीन सीड का जो गैमेट बनेगा वो सभी गैमेट एक जैसा होगा, सभी गैमेट में स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ही पाया जाएगा। जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो हो गया इसका जीनोटाइप, लेकिन इसका फिनोटाइप कैसा होगा? मतलब ये दिखेगा कैसा? इसका सीड दिखेगा राउंड एंड येलो, क्योंकि ये कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस कर देगा एंड ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सप्रेस कर देगा। कैपिटल आर राउंड के लिए है और कैपिटल वाई येलो के लिए है। दैट मीन्स F1 जनरेशन में जितना प्लांट होगा सबका सीड राउंड एंड येलो होगा। जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का सारा प्लांट टॉल हो गया था, ठीक उसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी F1 जनरेशन का सारा प्लांट राउंड एंड येलो सीड वाला हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के तरह डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी मेंडल साहब ने F1 प्लांट में सेल्फिंग करा दिया, मतलब F1 प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट के मेल गैमेट को सेम प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कराना। नाउ ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है, ये प्लांट अब पेरेंट बन जाएगा और अब इस F1 प्लांट का गैमेट बनेगा, लेकिन जो गैमेट बनेगा उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। देखो हम जानते हैं कि गैमेट में पेयर का सिर्फ एक एलील ही आता है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा गैमेट का वो देख लेते हैं। देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है, फिर ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है और लास्टली ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। सो F1 जनरेशन के प्लांट में 4 तरह का गैमेट बनेगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर
हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ये 4 टाइप का गैमेट कैसे बना, इसको एक बार और समझ लो। देखो, 2 कैरेक्टर है, एक है हेट्रोजाइगस राउंड और दूसरा हेट्रोजाइगस येलो। दोनों तरह का आर दोनों तरह के वाई के साथ कंबाइन करके गैमेट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया। उसके बाद ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बनाया। और लास्टली ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिला और एक तरह का गैमेट बना दिया। अब ये जो 4 मेल गैमेट और 4 फीमेल गैमेट बना, इसको आपस में फ्यूज कराना है। इन 4 4 8 गैमेट के फ्यूजन को हम अच्छी तरह से पनेट स्क्वायर में ही दिखा सकते हैं। चूंकि 4 4 8 गैमेट है तो 4 कॉलम होगा और 4 रो होगा एक पनेट स्क्वायर में। और इस पनेट स्क्वायर में ऊपर की तरफ मेल गैमेट लिखेंगे और नीचे की तरफ फीमेल गैमेट लिखेंगे। और इस गैमेट के कॉम्बिनेशन से जो बच्चा बनेगा वो F2 जनरेशन कहलाएगा। चलो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसमें हर एक गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और कॉम्बिनेशन बनाएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को बनाते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ सेकेंड रो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। पहले कैपिटल वाई को लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल वाई को लिखेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। नाउ थर्ड रो, स्मॉल आर कैपिटल आर। हमेशा कैपिटल को पहले लिखते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ फोर्थ रो, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये हो गया 16 कॉम्बिनेशन, मतलब 16 ऑफस्प्रिंग। अब ध्यान से समझो, राउंड एंड येलो इज डोमिनेंट ट्रेट, दैट मीन्स कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट। तो जिस भी ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई होगा वो राउंड एंड येलो दिखेगा। अब पनेट स्क्वायर की तरफ देखो, इसमें कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये कैसा दिखेगा, राउंड एंड येलो दिखेगा। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा। ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा,
ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा, और इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड एंड येलो दिखेगा। अब वैसा ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, दोनों वाई स्मॉल लेटर का वाई है, तो ऐसा ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा क्योंकि स्मॉल लेटर वाई इज फॉर ग्रीन कलर। अब पनेट स्क्वायर में देखते हैं। देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये कैसा दिखेगा? राउंड एंड ग्रीन दिखेगा। यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड एंड ग्रीन दिखेगा। यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये भी राउंड एंड ग्रीन दिखेगा। अब वो ऑफस्प्रिंग जिसमें कैपिटल वाई तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, दोनों आर स्मॉल लेटर आर है। स्मॉल लेटर आर रिंकल शेप के लिए होता है, तो ऐसा ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा। इस चीज को पनेट स्क्वायर में देख लेते हैं। देखो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो ये कैसा दिखेगा? रिंकल एंड येलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी रिंकल एंड येलो दिखेगा। नाउ हियर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी रिंकल एंड येलो दिखेगा। अब सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग बचा, स्मॉल आर रिंकल के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये रिंकल एंड ग्रीन दिखेगा। तो कितना ऑफस्प्रिंग राउंड एंड येलो हो गया? देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 ऑफस्प्रिंग राउंड एंड येलो दिखेगा। कितना ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा? तो 1 2 एंड 3, ये 3 ऑफस्प्रिंग राउंड एंड ग्रीन दिखेगा। कितना ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा? तो 1 2 3 ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड येलो दिखेगा। अब बचा सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग, ये कैसा दिखेगा? ये ऑफस्प्रिंग रिंकल एंड ग्रीन दिखेगा। दैट मीन्स रिंकल एंड ग्रीन सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग दिखेगा। ये क्या निकला? ये 9:3:3:1, यही है डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। दैट इज आउट ऑफ 16, 9 प्लांट का सीड राउंड एंड येलो होगा, 3 प्लांट का सीड राउंड एंड ग्रीन होगा, 3 प्लांट का सीड रिंकल एंड येलो होगा, और सिर्फ 1 प्लांट का सीड रिंकल एंड ग्रीन होगा। तो ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नाउ मेंडल साहब F2 जनरेशन के प्लांट्स को देखकर सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने जो पेरेंट प्लांट लिया था उसमें से एक प्लांट राउंड एंड येलो था और दूसरा प्लांट रिंकल एंड ग्रीन सीड वाला था। और उनको लगा था कि F2 जनरेशन के जितने भी बच्चे होंगे सभी अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे, या तो राउंड एंड येलो सीड वाले होंगे या फिर रिंकल एंड ग्रीन सीड वाले होंगे। क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे हुए थे, कुछ बच्चे टॉल और कुछ बच्चे शॉर्ट। लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के बच्चों को देखकर मेंडल सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि कुछ बच्चा तो पेरेंट्स से मिल ही नहीं रहा है, कुछ तो मिल रहा है। जैसे राउंड और येलो ये मिल रहा है अपने पेरेंट्स से, रिंकल एंड ग्रीन ये भी अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, लेकिन राउंड और ग्रीन ये कहां से आ गया? रिंकल एंड येलो ये कहां से आ गया? दोनों पेरेंट्स में से कोई भी पेरेंट राउंड और ग्रीन सीड वाला नहीं है, ना ही रिंकल एंड येलो सीड वाला है। तो इस तरह के बच्चे कहां से आ गए? ये राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, ये दो नया कॉम्बिनेशन निकल करके आया F2 जनरेशन में। ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं था, और इस न्यू कॉम्बिनेशन के कारण को खोजते खोजते मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड लॉ प्रपोज कर दिया। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है ग्रुपिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन,
alleles of different gene get grouped independently of one another. That means गैमीट बनते वक्त कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ पेयरिंग कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी पेयरिंग कर सकता है. मतलब गैमीट में किसी भी जीन का कोई भी एलील आ सकता है. उस एलील को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कौन सा एलील आ रहा है. चूंकि गैमीट में एलील इंडिपेंडेंटली आता है, इसीलिए ट्रेट भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग में. So, according to this law, we can say that inheritance of one trait is independent of inheritance of another trait. अब थोड़ा ध्यान दो. देखो, राउंड एक ट्रेट है, रिंकल भी एक ट्रेट है, येलो एक ट्रेट है, ग्रीन भी एक ट्रेट है. ये जरूरी नहीं है कि अगर सीड राउंड होगा तो सीड को येलो भी होना पड़ेगा. ये जो राउंड ट्रेट है ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है. इसको फर्क नहीं पड़ता कि सीड ग्रीन है कि येलो है. इसीलिए F2 जनरेशन का कुछ प्लांट राउंड और ग्रीन हो गया और कुछ प्लांट रिंकल एंड येलो हो गया. चलो मैं अपना ही एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. मान लो कि मेरे पापा टॉल है और मेरे पापा डार्क है और मेरी मम्मी शॉर्ट है और मेरी मम्मी फेयर है. तो जो टॉलनेस वाला कैरेक्टर है वो पापा से आ गया और ये जो फेयरनेस वाला कैरेक्टर है वो मम्मी से आ गया. ये जरूरी नहीं है कि पापा का टॉलनेस वाला कैरेक्टर मेरे अंदर आया तो पापा का डार्कनेस वाला कैरेक्टर भी मेरे अंदर आएगा. ऐसा भी हो सकता है कि पापा का टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ गया और मम्मी का फेयरनेस वाला कैरेक्टर आ गया. कोई भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आ सकता है मेरे अंदर. इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं. आई होप आप लोगों को डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा. अब तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि हमारे बॉडी का कोई भी कैरेक्टर जीन पे डिपेंड करता है. हमारे बॉडी के हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होता है. बॉडी के हाइट के लिए अलग जीन होता है, बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के लिए अलग जीन होता है, आई कलर के लिए अलग जीन होता है, ईयर के शेप के लिए अलग जीन होता है, नोज के शेप के लिए अलग जीन होता है. हमारे बॉडी में करीब करीब 20,000 से 25,000 जीन पाया जाता है. इस क्लास में हम ये समझेंगे कि जीन की वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे होता है. देखो, कोई भी ट्रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मेरा आई कलर ब्राउन है क्योंकि मेरे आई में ब्राउन पिगमेंट है. पिगमेंट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. सो जैसा प्रोटीन होगा वैसा ही ट्रेट होगा. और ये प्रोटीन कैसा होगा ये डिपेंड करता है जीन पे. मतलब जैसा जीन वैसा प्रोटीन और जैसा प्रोटीन वैसा ही ट्रेट. इस चीज को हम लोग पिछले कई क्लास से समझते हुए आ रहे हैं. इस क्लास में हम लोग इसी चीज को समझेंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल में. और इस चीज को हम लोग पी प्लांट के हाइट से समझेंगे क्योंकि हमारे बुक में यही दिया हुआ है. हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए का वो सेगमेंट जो पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है, उसको हम जीन कहते हैं. जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस वक्त ये डीएनए थिक हो जाता है, हेवीली कॉइल्ड हो जाता है और क्रोमोसोम का रूप ले लेता है. देखो, क्रोमोसोम बना है डीएनए से और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जीन कहलाता है. तो ये सेगमेंट जहां पे पाया जाएगा क्रोमोसोम में, जीन वहीं पे होगा क्रोमोसोम में. अब ये समझते हैं कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, मतलब कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है. हम जानते हैं कि पी प्लांट का एक कैरेक्टर है हाइट ऑफ द प्लांट और इसका दो ट्रेट है, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ. मतलब पी प्लांट में एक जीन है हाइट ऑफ द प्लांट और इसका दो एलील है, एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ. जब हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि प्लांट का ग्रोथ दो हार्मोन पे डिपेंड करता है, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन. यहाँ पे हम लोग एक ही एग्जांपल लेंगे, दैट इज जिबरेलिन. नाउ
जिबरलिन एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है जो प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस प्लांट में ज्यादा जिबरलिन बनेगा वो प्लांट टॉल होगा और जिस प्लांट में कम जिबरलिन बनेगा वो प्लांट ड्वार्फ होगा। सेल के अंदर कोई भी केमिकल तभी बनता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। मान लो केमिकल रिएक्शन A प्लस बी की वजह से सेल के अंदर जिबरलिन बन रहा है। अगर ये रिएक्शन एफिशिएंटली होगा तो जिबरलिन ज्यादा बनेगा और अगर ये रिएक्शन इनएफिशिएंटली होगा तो जिबरलिन कम बनेगा। किसी भी सेलुलर रिएक्शन को एफिशिएंटली कराने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है और ये एंजाइम कैसा बनेगा ये जीन पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि एक पी प्लांट के अंदर टॉलनेस वाला जीन है, टॉलनेस वाला एलील है। ये एलील ऐसा एंजाइम कोड करेगा, ऐसा एंजाइम बनाएगा जो इस रिएक्शन को एफिशिएंटली कराता है। इसकी वजह से रिएक्शन एफिशिएंटली होगा और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा। दैट मींस ज्यादा जिबरलिन बनेगा और ज्यादा जिबरलिन प्लांट को टॉल बना देगा। अब फिर से मान लेते हैं कि एक प्लांट के अंदर ड्वार्फनेस वाला जीन है, ड्वार्फनेस वाला एलील है। ये एलील इनएफिशिएंट एंजाइम को कोड करेगा, इनएफिशिएंट एंजाइम को बनाएगा। दैट मींस ये एंजाइम इस रिएक्शन को एफिशिएंटली होने नहीं देगा, जिसकी वजह से कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा। दैट मींस कम जिबरलिन बनेगा और जब जिबरलिन कम बनेगा तो प्लांट टॉल नहीं हो पाएगा, प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। ये एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है और हार्मोन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है। देखो, एक तरह का एंजाइम बना तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना जिसकी वजह से प्लांट टॉल हो गया। वहीं दूसरी तरह का एंजाइम बना तो ग्रोथ हार्मोन कम बना और प्लांट ड्वार्फ हो गया। एंजाइम कैसा बनेगा ये डिपेंड करता है जीन के ऊपर। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जीन्स ट्रेट्स को कंट्रोल करता है बाय सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक एंजाइम। है ना सिंपल, जैसा जीन वैसा प्रोटीन और जैसा प्रोटीन वैसा कैरेक्टर। अब देखो, एक इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के लिए जीन का 2 कॉपी होता है, दोनों पेरेंट से एक एक कॉपी आता है। मान लो कि इस प्लांट को मम्मी से भी टॉलनेस वाला एलील मिला और पापा से भी टॉलनेस वाला एलील मिला, तो ये प्लांट टॉल हो जाएगा क्योंकि ये प्लांट एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। वहीं इस प्लांट को, दूसरे प्लांट को मम्मी से टॉलनेस वाला एलील मिला और पापा से ड्वार्फनेस वाला एलील मिला, तो टॉलनेस वाला एलील एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। इसकी वजह से ये प्लांट भी टॉल हो जाएगा। वहीं तीसरे प्लांट को मम्मी से भी ड्वार्फनेस वाला एलील मिला और पापा से भी ड्वार्फनेस वाला एलील मिला, तो ये तीसरा प्लांट एफिशिएंट एंजाइम बना ही नहीं सकेगा, ये इनएफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। इसकी वजह से लेस जिबरलिन बनेगा और जब लेस जिबरलिन बनेगा तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। चलो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किसी भी स्पीशीज में डीएनए का क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है और डीएनए से बना होता है जीन। दैट मीन्स जीन का क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहता है और ये जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम ही पाया जाएगा। उसी तरह से सभी पी प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में होता है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है और पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। चूंकि जीन क्रोमोसोम में होता है तो ये जीन भी पेयर्ड कंडीशन में होता है। दैट मीन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी एक कैरेक्टर के लिए जीन का 2 कॉपी पाया जाता है। जीन का एक कॉपी, जिसको कि हम लोग एलील कहते हैं, वो मम्मी के तरफ का होता है और दूसरा कॉपी पापा के तरफ का होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर हाइट कैरेक्टर के लिए जीन का 2 कॉपी है, जीन का एक पेयर है।
एक कॉपी पापा की तरफ से है और एक कॉपी मम्मी की तरफ से है। इन दो कॉपीज में जो कॉपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स जो डोमिनेटिंग एलील होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। देखो यहाँ पे हम लोग पी प्लांट के सेल से समझते हैं, क्योंकि पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होता है। ह्यूमन सेल बनाऊंगी तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। ये बनाई हूं पी प्लांट का फादर सेल और ये बनाई हूं पी प्लांट का मदर सेल। फादर सेल में भी 14 क्रोमोसोम है, दैट इज 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और मदर सेल में भी 14 क्रोमोसोम है, दैट इज 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूं कि पी प्लांट के 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हाइट का जीन पाया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ हाइट का जीन पाया जाएगा? फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। फोर्थ पेयर पे हाइट का जीन पाया जाएगा। मदर सेल के भी 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे हाइट का जीन पाया जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए जीन का 2 कॉपी होता है। 4th पेयर के एक क्रोमोसोम पे हाइट वाले जीन का एक कॉपी होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे हाइट वाले जीन का दूसरा कॉपी होगा। मान लो कि ब्लैक वन इज डोमिनेंट एंड ब्लू वन इज रिसेसिव। इसमें भी जो ब्लैक क्रोमोसोम पे जीन है वो डोमिनेंट है और ब्लू क्रोमोसोम पे जीन है वो रिसेसिव है। तो ब्लैक क्रोमोसोम पे जो जीन है उसको कैपिटल टी से लिखते हैं और ब्लू क्रोमोसोम पे जो जीन है उसको स्मॉल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक और चीज समझो, ये है पापा, ये है मम्मी, ये दोनों मिलकर के बेबी बनाएगा। अगर बेबी के अंदर पापा का सारा क्रोमोसोम आ जाए, मम्मी का भी सारा क्रोमोसोम आ जाए, तो बेबी में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? बेबी में 28 क्रोमोसोम हो जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तब ये बच्चा पी प्लांट नहीं कुछ और ही हो जाएगा, क्योंकि पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम ही होता है, ना 14 से ज्यादा ना 14 से कम। किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले गैमीट बनता है। फादर मेल गैमीट बनाता है, मदर फीमेल गैमीट बनाती है। और जब गैमीट बनता है तो गैमीट में हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम ही आता है। देखो यहाँ पे 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और किसी भी पेयर का कोई भी एक क्रोमोसोम गैमीट में आता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेयर का कोई भी क्रोमोसोम गैमीट में आ सकता है। मैंने ब्लैक वाले क्रोमोसोम को लिया है। सेकेंड पेयर में से भी कोई भी क्रोमोसोम गैमीट में आ सकता है। मैंने ब्लू वाले को लिया है गैमीट में। थर्ड पेयर से मैंने ब्लैक वाले को लिया है और फोर्थ पेयर वाला भी कोई क्रोमोसोम आ सकता है। कैपिटल टी एलील वाला भी आ सकता है, स्मॉल टी एलील वाला भी आ सकता है। मैंने स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम लिया है। फिफ्थ पेयर से मैंने ब्लैक क्रोमोसोम को लिया है। सिक्स्थ पेयर से मैंने ब्लू क्रोमोसोम को लिया है। 7th पेयर से मैंने ब्लैक क्रोमोसोम को लिया है। मतलब जब गैमीट बनता है तो पेयर का कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है। रिसेसिव वाला भी आ सकता है, डोमिनेंट वाला भी आ सकता है, लेकिन पेयर का एक ही क्रोमोसोम आएगा। तो मेल गैमीट में कितना क्रोमोसोम हो गया? 7 क्रोमोसोम हो गया। उसी तरह से फीमेल गैमेट में भी टोटल क्रोमोसोम का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 14 का 7 हो जाएगा। और मैंने इस 4th पेयर का स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम लिया है फीमेल गैमेट में भी। देखो सेल जब माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन सेल जब मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। गैमेट बनते वक्त सेल मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड करता है, इसीलिए सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब ये गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा और बेबी प्लांट बनाएगा। इस बेबी में कितना क्रोमोसोम हो गया? मेल गैमेट का 7 क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट का 7 क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के फिर से हो गया 14 क्रोमोसोम। मतलब जब दो गैमेट कंबाइन करता है तो प्रोजेनी में, दैट इज बेबी में, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर से रिस्टोर हो जाता है। देखो मेल गैमेट का पहला क्रोमोसोम फीमेल गैमेट के पहले क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लिया, दूसरा क्रोमोसोम भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लिया, तीसरा क्रोमोसोम भी तीसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लिया, चौथा क्रोमोसोम भी चौथे क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लिया।
इसी तरह से 5th पेयर भी बन गया, 6th पेयर भी बन गया और 7th पेयर भी बन गया। अब नोटिस करो, ये जो पेयर बन रहा है इसमें एक मेंबर पापा का है, दूसरा मेंबर मम्मी का है। अब 4th पेयर वाले क्रोमोसोम पे थोड़ा फोकस करो। 4th पेयर का वो क्रोमोसोम जो पापा से आया है उसमें स्मॉल टी वाला एलील है, और वो क्रोमोसोम जो मम्मी से आया है उसमें भी स्मॉल टी वाला एलील है। मतलब जीन का दोनों कॉपी रिसेसिव है। अब ये बताओ कि ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि ड्वार्फ जीन इनएफिशिएंट एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम ग्रोथ हार्मोन जिबरलिन को ज्यादा बनने नहीं देता। जिबरलिन कम बनेगा तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि जिबरलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। ज्यादा जिबरलिन ज्यादा हाइट होगा प्लांट का, कम जिबरलिन कम हाइट होगा प्लांट का। और यहाँ पे कम जिबरलिन बन रहा है तो प्लांट कैसा होगा? प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन स्मॉल टी वाला है, तभी तो ये प्लांट ड्वार्फ है। इन दोनों में से कोई भी अगर कैपिटल टी वाला जीन होता तो ये प्लांट टॉल होता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है स्पीशीज में, और एक कैरेक्टर के लिए 2 कॉपी ऑफ जीन होता है। एक कॉपी पापा से मिलता है और दूसरा कॉपी मम्मी से मिलता है। और ये जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होता है, आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। इस क्लास में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें टेस्टिस होगा या ओवरी होगा। मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगी। जिसमें टेस्टिस होगा वो मेल हो जाएगा, जिसमें ओवरी होगा वो फीमेल हो जाएगी। और वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगी, उसी प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। इस क्लास में मेनली हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाय द वे, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। उन स्ट्रैटेजीज को और यू कैन से उन मैकेनिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन जेनेटिकली और दूसरा जेनेटिकली। दैट मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन 2 तरह से हो सकता है। कुछ स्पीशीज में नॉन जेनेटिकली होता है और कुछ स्पीशीज में ये जेनेटिकली होता है। देखो, अगर हम नॉन जेनेटिकल मैकेनिज्म का बात करें तो इसमें जीन एंड क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। कुछ एनिमल्स में एनवायरमेंटल क्यूज डिटरमाइन करता है कि न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स कैसा होगा। क्यूज मतलब इंडिकेशन, सिंबल, संकेत। एनवायरमेंटल क्यूज को आप एनवायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हो। देखो, कुछ रेप्टाइल्स जैसे एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इनका एग किस टेम्परेचर पे रखा गया है, ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि जो एग से बेबी निकलेगा वो मेल होगा या फीमेल होगी। एग को पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना ही इंक्यूबेशन कहलाता है। एक तरह का रेप्टाइल है एग्मा लिजर्ड, ये हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे मेल प्रोड्यूस करते हैं। और एक तरह का रेप्टाइल है क्रिसेमा टर्टल, अगर इनका एग का इंक्यूबेशन हाई टेम्परेचर पे हो तो एग से फीमेल निकलता है। ये तो हो गया रेप्टाइल्स का बात। अगर हम स्नेल का बात करें तो इनमें दोनों तरह का सेक्स होता है और ये सेक्स चेंज होता रहता है, कभी ये मेल हो जाता है, कभी ये फीमेल हो जाती है। इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म में जीन या फिर क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जीन एंड क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है और इस चीज को हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। अब ध्यान से समझना, हम जानते हैं कि ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। दैट मीन्स 23 + 23 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इन 23 पेयर्स में
22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करता है। सोमैटिक कैरेक्टर्स मतलब हमारा हाइट कैसा होगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारा नाक का शेप कैसा होगा, हमारा आई का कलर कैसा होगा। और वैसा क्रोमोसोम जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करे उसको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। दैट मीन्स हमारे हर एक सेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होता है। 22 के बाद बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो वो क्रोमोसोम जो इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करे और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करे उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। चलो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। हम ह्यूमन के एक न्यूक्लियस से सारे क्रोमोसोम्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा पहला पेयर में 2 क्रोमोसोम है। ये हो जाएगा दूसरा पेयर में भी 2 क्रोमोसोम है। ये है तीसरा तीसरे पेयर में भी 2 क्रोमोसोम है। इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और इस तरह से हो गया 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम्स में फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम से लेकर 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तक ऑटोसोम कहलाता है। और ये लास्ट पेयर दैट इज 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। दैट मीन्स first 44 chromosomes are autosome and last 2 chromosomes are sex chromosome। इस last 2 chromosome को that is 23rd pair of chromosome को sex chromosome इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसी क्रोमोसोम की वजह से इंडिविजुअल या तो मेल होता है या फिर फीमेल होती है। देखो ये जो लास्ट 2 क्रोमोसोम है ये माइक्रोस्कोप के नीचे या तो X की तरह दिखता है या फिर Y की तरह दिखता है। अगर दोनों क्रोमोसोम X की तरह दिखे मतलब वो इंडिविजुअल फीमेल है, और अगर एक क्रोमोसोम X की तरह दिखे और दूसरा क्रोमोसोम Y की तरह दिखे मतलब वो इंडिविजुअल मेल है। दैट मीन्स मदर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। दोनों क्रोमोसोम X है, दोनों क्रोमोसोम एक जैसा है, इसीलिए इसको हम परफेक्ट पेयर कहते हैं। वही फादर का सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। दोनों क्रोमोसोम एक जैसा नहीं है, Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से छोटा होता है, इसीलिए इसको मिसमैच्ड पेयर कहते हैं। देखो मदर एंड फादर में दूसरे क्रोमोसोम्स भी हैं। कभी कभी मदर के लिए 44 प्लस XX लिखा रहता है एंड फादर के लिए 44 प्लस XY लिखा रहता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे सिर्फ XX एंड XY पर ही फोकस कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है और सेक्स डिटर्मिनेशन इसी सेक्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। चलो अब अगर हम बेबी के सेक्स की बात करें तो ये डिसाइड होता है मदर एंड फादर के गैमेट के फ्यूजन के समय, दैट इज फर्टिलाइजेशन के समय। हम जानते हैं कि जब भी गैमेट बनता है तो पेयर का सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गैमीट में आता है। मदर के गैमीट को एग कहते हैं और फादर के गैमीट को स्पर्म कहते हैं। चूंकि मदर के सेक्स क्रोमोसोम का दोनों क्रोमोसोम एक्स है इसीलिए मदर में जितना भी एग बनता है सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होता है। देखो अगर पेयर का ये वाला क्रोमोसोम एग में आएगा तो भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा एग में, और अगर पेयर का ये वाला क्रोमोसोम एग में आएगा तो भी एक्स क्रोमोसोम ही आएगा एग में। इसीलिए एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है। वहीं फादर के सेक्स क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम एक्स है तो दूसरा क्रोमोसोम वाई है, और जब स्पर्म बनता है तो दोनों में से कोई एक ही क्रोमोसोम स्पर्म में आता है। इसीलिए कुछ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम आ जाता है और कुछ स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम आ जाता है। दैट मीन्स फादर में दो तरह का स्पर्म होता है, एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म और दूसरा वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म। चलो अब गैमेट्स में फ्यूज कराते हैं। चूंकि सभी एग में एक्स क्रोमोसोम ही होता है इसीलिए दो एग रखने का जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ एक एग से ही काम चल जाएगा। देखो अगर एग एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स एक्स, और अगर एग वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, जाइगोट कैसा बनेगा,
XY वाला जाइगोट बनेगा। इसी चीज को हम लोग पनेट स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ मेल गैमेट लिखेंगे दैट इज X एंड Y, नीचे की तरफ हम लोग फीमेल गैमेट लिखेंगे। फीमेल गैमेट में क्या होगा, सिर्फ X होगा, इसका जरूरत नहीं है हम लोगों को। अगर X स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन होगा XX दैट इज जाइगोट बनेगा XX। अगर Y स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा XY दैट इज जाइगोट बनेगा XY। ये जाइगोट ही तो बेबी में डेवलप हो जाता है। अब बताओ XX मेल बेबी या फीमेल बेबी में डेवलप होगा? ऑब्वियसली फीमेल में डेवलप होगा। और XY किस में डेवलप होगा? XY मेल में डेवलप हो जाएगा। मतलब बेबी मेल होगा या फीमेल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है। अगर Y स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है तो मेल होगा बेबी, और अगर X स्पर्म एग के साथ में फ्यूज हो रहा है तो फीमेल होगी बेबी। 10 इन ह्यूमन बीइंग मेल गैमेट दैट इज फादर का गैमेट स्पर्म डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। पहले के जमाने में मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता था बेटा या बेटी के लिए, बट दैट इज नॉट ट्रू। चलो अब ये बताओ कि बॉय एंड गर्ल का रेशियो क्या होगा। एक बॉय है एक गर्ल है तो रेशियो होगा 1:1। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होगा। और अगर इसको हमको परसेंटेज में पूछता है तो कितना होगा, 50% चांस बॉय का होता है और 50% चांस गर्ल का होता है। और इसके साथ ही हमारा एक टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ हेरिडिटी भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेरिडिटी से रिलेटेड जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।